कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम पुनः स्वागत करते हैं। 15वीं इकाई पढ़ रहे हैं हम हमारा पर्यावरण, और पूरे पर्यावरण के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। क्या होता है पर्यावरण, कौन कौन से घटक मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जैव घटक किसे कहते हैं, अजैव घटक किसे कहते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं, और फिर उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, 10% का नियम क्या है, कैसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, एक पोषी स्तर क्या होता है, पोषी स्तर पे ऊर्जा का प्रवाह किस तरह होता है, और साथ ही हमने यह देखा कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, कैसे निर्मित होती है, आहार जाल किसे कहते हैं, कैसे निर्माण होता है। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज एक बार पुनः हम इन सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे और इन शॉर्ट में थोड़ा सा, और ये जिससे जो भी चीज़ पढ़े हैं वह एक बार रिमाइंड हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पारितंत्र के संघटक के बारे में। हमने पढ़ा कि दो तरह के संघटक पारितंत्र में हमें दिखाई देते हैं। एक होते हैं जैव घटक, दूसरे होते हैं अजैव घटक। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सब मिल करके जैव घटक का निर्माण करती हैं। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं सबको मिला के हम क्या कहते हैं, जैव घटक। और इस पारितंत्र में जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, ताप, यह सारी चीज़ें जो कि इन सजीवों को प्रभावित करती हैं, उन कारकों को हम, उन पदार्थों को हम अजैव घटक मानते हैं। तो दो तरह के संघटक होते हैं इस पारितंत्र में। एक होते हैं जैविक घटक, दूसरे होते हैं अजैविक घटक। पारितंत्र के जो जैविक घटक होते हैं, उन जैविक घटकों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। जैविक घटकों को, एक होते हैं उत्पादक, दूसरे होते हैं उपभोक्ता, तीसरे होते हैं अपघटक। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 तरह के जैव घटक के सदस्य होते हैं। ऐसे जीव जो कि सूर्य से ऊर्जा ले करके उसे भोजन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा, ऐसे जीवों को हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। और जो इन उत्पादकों को का उपयोग करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उन जीवों को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे जीव जो कि इन उत्पादकों और इन उपभोक्ताओं के शरीर का विघटन करके मृत्यु के उपरांत उनका विघटन और अपमार्जन करके उनमें, उनके शरीर के निर्माण में प्रयुक्त जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम अपघटक कहते हैं। आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में हमने पढ़ा कि जीवन निर्वाह के लिए हर जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। कोई पेड़ पौधों पर निर्भर है, तो वह कोई कुछ ऐसे जीव हैं जो कि जीवों को दूसरे जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो कि उन शाकाहारियों मांसाहारियों दोनों को खाकर जीवित रहते हैं। तो शुरुआत होती है उत्पादक से और समाप्त होता है शीर्ष मांसाहारी पे। इस तरह जीवों को एक दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करने के कारण एक श्रृंखला बनती है। कौन जीव किसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, इस आधार पे हम देखें तो एक श्रृंखला का निर्माण हमें दिखाई देता है। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें वह घास और छोटी पत्तियों को खाते हैं। मेढक उन कीड़ों मकोड़ों को खा लेता है। उस मेढक को पक्षियाँ भी खा लेती हैं, सर्प भी खा लेते हैं, बड़े जानवर भी खा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जीव दूसरे जीव का आहार है, और इसी आहार को अगर हम कौन किसका आहार है यह देखते जाएं तो एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और यही आहार श्रृंखलाएं विस्तृत हो करके बाद में शाखाएं इसमें कई निकल जाती हैं। जैसे चूहे हैं तो उन्हें पक्षियाँ भी खाती हैं, सर्प भी खाते हैं, दूसरे जीव भी खाते हैं। तो कई शाखाएं बन जाती हैं आहार श्रृंखलाओं की। तो जब आहार श्रृंखलाएं
आगे बढ़ती हैं, विकसित होती हैं, तो वह शाखाओं में बंट जाती हैं और यह शाखाएं आपस में जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं, जिसे हम आहार जाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ऊर्जा का प्रवाह, दो तथ्य हैं। एक पहला है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, और दूसरा है कि हमेशा जो सूर्य की ऊर्जा है, जो कि एक बार कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है, वह कभी भी फिर से सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा जैव आवर्धन। जैव आवर्धन मतलब बायोमैग्निफिकेशन। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के रासायनिक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, जैसे डीडीटी और अन्य जो खरपतवार नाशक या कीटनाशक या फफूंदनाशक, तमाम तरह के आज रासायनिक पदार्थ हम फसलों को उगाने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह जो रासायनिक पदार्थ हैं यह अजैव निम्नकरणीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। और फसलों के साथ यह जब बारिश होती है, पानी में घुल जाते हैं, जो जल स्रोत हैं वहाँ पर चले जाते हैं, मिट्टी के भीतर चले जाते हैं, और उस मिट्टी से जब पौधे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, तो उस जल एवं खनिज लवण के साथ पौधों के भीतर चले जाते हैं, और जब कोई भी जीव उन पौधों को आहार के रूप में ग्रहण करता है तो वहाँ से यह आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, और शीर्ष पर स्थित जीवों में धीरे धीरे इनका जो एकत्र होने का वो व्यवस्था है, वो धीरे धीरे शीर्ष जो मांसाहारी होता है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। जीवों के शरीर में रसायनों का इस तरह आवर्धन जो है वह जैव आवर्धन कहलाता है। ओजोन परत का अपक्षय हमने बताया, कैसे ओजोन परत क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कैसे उसका अपक्षय होता है, लेकिन इस साल आपके टॉपिक में नहीं है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत इसकी नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा कचरा प्रबंधन। बहुत बड़ी समस्या है, जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से कचरा भी खूब उत्पन्न हो रहा है। तो जिधर देखिए उधर कचरे का ढेर लगा हुआ है। अगर उचित निपटान या उचित प्रबंधन इस कचरे का न किया जाए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण हो जाएगा, अनेक बीमारियां उत्पन्न होगी। वह कचरा हमारे जीवन के निर्वाह में कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। कैसे इसका प्रबंधन करें कि यह समस्याएं भविष्य में आने वाले समय में उत्पन्न ना हो, वह कचरा समुचित रूप से निपट जाए जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। तो जब कचरा निकलता है कहीं से भी, चाहे घरेलू उपयोग से चाहे फैक्ट्री से, उसे हम सबसे पहले दो श्रेणी में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं जैव निम्नकरणीय कचरा, दूसरे कहते हैं अजैव निम्नकरणीय कचरा। जैव निम्नकरणीय कचरा है जो कि प्रकृति में रख देने पे अपने आप सड़ जाता है, और अजैव निम्नकरणीय कचरा वह है जो कि प्रकृति में रखने पर आसानी से सड़ता नहीं है। तो हम कोशिश यह करें कि जो यह अजैव निम्नकरणीय कचरा है जो कि आसानी से प्रकृति में नष्ट नहीं होता है, उसका प्रयोग कम से कम करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो कि हम जैव निम्नकरणीय कचरे का उपयोग करें, इको फ्रेंडली रहें, यह सारी बातें इनका ध्यान रखें, तो हम कचरे का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। तो यह इस पूरे अध्याय का रिवीजन था। आशा करते हैं पूरा अध्याय आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप फ्री हैं, कभी भी हमसे फ़ोन करके कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे हम इसके टेस्ट पेपर के साथ और अगले अध्याय के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।